नमस्कार दोस्तों। मानव जनन ह्यूमन रिप्रोडक्शन कक्षा 12 का ये भाग 4 है। जो पिछले भाग आप लोगों ने न देखे हों वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मैंने दे दिया है, वहाँ से मेरे चैनल पर जाइए। चैनल को जा कर के वहाँ देखिए। इससे पहले के भाग बहुत सारे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर और ये तीसरा चैप्टर चल रहा है। इसके भी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, उनको आप देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए, ताकि आपके साथ साथ अन्य जो लोग हैं कक्षा 12वीं की क्लास ले रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा हो सके। आइए शुरू करते हैं क्लास कक्षा 12 की। आप लोगों ने अभी तक जाना कि शुक्र जनन क्या है, शुक्राणु वाहिनियाँ क्या हैं, शुक्राशय क्या हैं और कौन कौन से ऐसे अंग हैं जो सहायक जनन ग्रंथियाँ कौन कौन सी हैं जो सहायक होती हैं लैंगिक जनन में, प्रोस्टेट ग्रंथि और काउपस ग्रंथि। और साथ में जाना हमने कि मादा जनन तंत्र में कौन कौन से प्राथमिक अंग हैं और द्वितीयक अंग हैं। अब आगे जानेंगे हम कि शुक्र जनन और अंड जनन में अंतर क्या होता है, समानताएं क्या होती हैं, इस चीज़ के बारे में हम जानेंगे। पहला है शुक्र जनन व अंड जनन दोनों क्रियाएं जनन उपकला कोशिकाओं से प्रारंभ होती हैं। जी दोस्तों, जैसा कि आपको शुक्र जनन वाले में बताया गया था कि शुक्र जनन या वृषण जो है सबसे छोटी इकाई और संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इसमें 2 झिल्लियाँ पाई जाती हैं। जो बाह्य स्तर की झिल्ली होती है उसको ट्यूनिका प्रोपेरिया कहते हैं और जो आंतरिक झिल्ली होती है उसे जनन उपकला कहते हैं। तो ये 2 प्रकार की होती है, नर जनन कोशिका और सर्टोली कोशिकाएं। तो आप लोगों को ये बताया गया। तो ये जनन जो उपकला जो कोशिका है, तो ये शुक्र जनन और अंड जनन दोनों क्रियाएं जनन उपकला कोशिकाओं से प्रारंभ होती हैं। ये जो उपकला कोशिकाएं होती हैं इनसे ही जनन की क्रियाएं प्रारंभ होती हैं दोनों में, मतलब शुक्र जनन और अंड जनन, मतलब मादा में और नर में। दूसरा है दोनों क्रियाओं की प्रारंभिक अवस्थाएं समान होती हैं। जैसे ही प्रारंभिक अवस्थाओं में ये आते हैं तो दोनों की जो अवस्थाएं होती हैं वो समान होती हैं। जैसे दोनों के में 3 अवस्थाएं होती हैं, कौन कौन सी? गुणन, वृद्धि और परिपक्वन। ये तीनों अवस्थाएं ये शुक्र जनन में भी होती हैं और अंड जनन में भी होती हैं। नेक्स्ट में आते हैं तीसरा है गुणन अवस्था की दोनों क्रियाओं में समसूत्री विभाजन होता है। कैसा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। और इसी को हम माइटोसिस भी कहते हैं। समसूत्री विभाजन होता है। जैसा कि आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि विभाजन जो अवस्थाएं हैं उनका विभाजन जो है 3 प्रकार से होता है, सूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। ये 3 प्रकार से होता है। तो इसमें जो गुणन की अवस्था है दोनों क्रियाओं में समसूत्री विभाजन होता है। जब अंड जनन और शुक्र जनन की दोनों कोशिकाएं आपस में मिलती हैं तो समसूत्री विभाजन होता है। नेक्स्ट में आते हैं परिपक्वन अवस्था में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जब ये दोनों अवस्थाएं समसूत्री विभाजन करने के बाद परिपक्व अवस्था में आती हैं तो अर्धसूत्री विभाजन इनमें होता है। चौथा है दोनों क्रियाओं के अंत में आगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। कैसे होते हैं? वो आगुणित होते हैं। ठीक है। दोनों युग्मक कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं और इनका क्या होता है? निर्माण होता है। तो ये जो है दोनों में समानताएं होती हैं शुक्र जनन और अंड जनन में। नेक्स्ट में आते हैं कि शुक्राणु की संरचना कैसी होती है। शुक्राणु आप लोगों ने नाम सुना है, इसकी संरचना कैसी होती है इसके बारे में देखेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म,
शुक्राणु की संरचना में निम्न भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पहला भाग है सिर, दूसरा है ग्रीवा, तीसरा है मध्य भाग और चौथा है पूंछ, यानी हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। ये चार भाग होते हैं जो शुक्रजनन की संरचना का भार लेते हैं या शुक्रजनन की संरचना को डिजाइन करते हैं। तो आते हैं शुक्रजनन की संरचना देखते हैं कैसी होती है। जी दोस्तों, ये जैसा कि आपको इसमें चित्र में दिखाई देता है, ये भाग पूरा हेड कहलाता है, ये भाग पूरा हेड कहलाता है, ये नेक है, गर्दन है, ठीक है, ये यहाँ गर्दन है और ये पूरा मिडिल भाग है जिसको हम मिडिल पीस कहते हैं, और ये लास्ट का भाग है टेल। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक शुक्राणु में जो है चार प्रकार से मिल करके एक शुक्राणु का निर्माण करते हैं। चार भाग मिल करके आपस में एक शुक्राणु का निर्माण करते हैं। फिर से देख लीजिए दोस्तों, ये सिर है, ये गर्दन है, यहाँ ये मिडिल भाग है पूरा, और ये टेल है। मिडिल भाग में माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। जैसे कि बताया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, एक तरह से किसी को पावर प्रदान करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का निर्माण होता है, और ये जो है शुक्राणुओं को क्या करता है, पावर प्रदान करता है, शक्ति प्रदान करता है, जिससे शुक्राणु जिंदा रह सकते हैं। और जैसे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ति क्षीण होती जाएगी वैसे वैसे ये भी निष्क्रिय हो जाएगा। आइए देखते हैं सिर जिसको हम हेड कहते हैं, यह शुक्राणु का अग्रभाग है। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया गया कि ये कौन सा भाग है, अग्रभाग है। विभिन्न जंतुओं में इसकी आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसा कि जानते हैं कि मानवों में कुछ शुक्राणु की आकृति कुछ अलग होगी, और जो अन्य जंतु हैं उनमें भी शुक्राणुओं की जो स्ट्रक्चर होगी, जो संरचना होगी, वो अलग प्रकार की होगी। इसकी आकृति भिन्न होती है। मनुष्य में यह चम्मच या स्पून के आकार का होता है, लेकिन यह संरचनात्मक दृष्टि से समान होते हैं। ये चम्मच के समान है ना, इसकी आकृति होती है। जो मनुष्य होता है उसके स्पर्म जो होते हैं वो किस समान होते हैं, स्पून के समान होते हैं, और इसी तरह की वो दिखाई देते हैं। प्रत्येक शुक्राणुओं के सिर में एक एक्रोसोम व एक केंद्रक पाया जाता है। जी दोस्तों, एक्रोसोम और एक केंद्रक पाया जाता है। एक्रोसोम में स्पर्म लाइसिन एंजाइम्स पाए जाते हैं। जो एक्रोसोम होता है उसमें स्पर्म लाइसिन एंजाइम पाया जाता है, जो निषेचन के समय अंडाणु के झिल्ली को गला देते हैं। जो निषेचन के बाद अंडाणु जो होते हैं उनके झिल्ली जो होती है, जो परत होती है, अंडाणु गोल अवस्था में होते हैं और इसकी ऊपर एक लेयर होती है, उस लेयर को ये गलाने का काम करते हैं। कौन? एक्रोसोम। ठीक है दोस्तों, और इसी में होता है क्या, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। ये एंजाइम क्या करता है, अंडाणुओं की झिल्ली को गला देते हैं, जिससे शुक्राणु अंडाणु में प्रवेश कर सकते हैं। नेक्स्ट में आते हैं ग्रीवा या नेक। यह शुक्राणु के सिर व मध्य के बीच का छोटा व सकरा क्षेत्र है। ये जो शुक्राणु है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया गया है, ये मध्य भाग, तो ये मध्य भाग सकरा होता है, छोटा होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये शुक्राणु ग्रीवा जो होती है शुक्राणु में, वो सिर व मध्य भाग के बीच पाई जाती है। यह छोटा और सकरा क्षेत्र होता है, जिसमें दो तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, जिन्हें समीपस्थ तारक केंद्र व दूरस्थ तारक केंद्र कहते हैं। मतलब दो तारक केंद्र होते हैं, दो ठो सेंट्रियोल होते हैं, जिनको हम दूरस्थ और समीपस्थ तारक केंद्र कहते हैं। समीपस्थ तारक केंद्र निषेचन के समय युग्मनज में विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है। कौन सी क्रिया को? विदलन की क्रिया को प्रेरित करता है, तथा दूरस्थ तारक केंद्र शुक्राणु की पूंछ के लिए अक्षीय तंतु का कार्य करता है। जी दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, अक्षीय तंतु को जो है ये
इसके लिए कार्य करता है कौन? दूरस्थ तारक केंद्र। और जो समीपस्थ तारक केंद्र होता है वो विदलन की क्रिया के लिए, युग्मनज की विदलन की क्रिया के लिए ये कार्य करता है। नेक्स्ट में आते हैं मध्य भाग, जिसे हम मिडिल पीस कहते हैं। यह ग्रीवा के ठीक नीचे का भाग है जिसे हम मिडिल कहते हैं, मिडिल। और यह अक्षीय तंतु के चारों ओर माइक्रोकांड्रिया में पाए जाते हैं। माइक्रोकांड्रिया के चारों ओर गाढ़ा कोशिका द्रव एक परत के रूप में पाया जाता है। कैसा पाया जाता है? परत के रूप में। ठीक है, माइटोकांड्रिया होते हैं, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि मिडिल भाग में माइटोकांड्रिया पाए जाते हैं और उसी के चारों तरफ एक गाढ़ा द्रव भी पाया जाता है, परत के रूप में पाया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं? मैनचेस्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैनचेस्टर। और कोशिका द्रव्य जो मैनचेस्टर है उसके चारों तरफ, उसमें कोशिका द्रव्य भरा रहता है, उसके चारों तरफ प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। कौन सी झिल्ली? प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। माइटोकांड्रिया शुक्राणु को शक्ति के लिए, गति के लिए ऊर्जा प्रदान करता है। जैसे कि मैं आपको बताया कि माइटोकांड्रिया में ढेर सारी ऊर्जाएं होती हैं, तो उसमें जो है ये क्या करता है? शुक्राणु को गति का प्रदान करने के लिए इसमें ऊर्जा निहित होती है, इसमें भरी होती है। नेक्स्ट में आते हैं टेल, जिसे हम पूंछ कहते हैं। मध्य भाग के बाद एक लंबा संकरा भाग पूंछ कहलाता है। इसे अक्षीय तंतु, कोशिका द्रव्य आवरण व प्लाज्मा झिल्ली बनाते हैं। पूंछ तरंग गति करती है और इस गति द्वारा शुक्राणु द्रव्य मध्य में गति करता है और अंडाणु तक पहुंचता है। जी दोस्तों, ये जो पूंछ होती है इसी के माध्यम से ही शुक्राणु गति करता है और अपनी दिशा को प्रदान करता है। और ये जो है प्लाज्मा आवरण, इसी जो है पूंछ के चारों तरफ एक द्रवीय आवरण भी पाया जाता है, जिससे जो है प्लाज्मा बनता है और यह तरंग गति है ना, कौन सी गति? तरंग गति जो है प्रदान करता है। तो इस प्रकार देखते हैं कि एक शुक्राणु की जो संरचना है वो कौन कौन से भाग क्या काम करते हैं, वो आपने देखा। ये शुक्राणु फिर से देख लीजिए, ये शुक्राणु है, इसमें जो है केंद्रक भी है, केंद्रक है ना, मध्य भाग में केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद ये नेक है, गर्दन है, जो इसको इधर उधर या दाएं बाएं खिसकने में मदद करता है। ये मिडिल भाग है जिसमें माइटोकांड्रिया उपस्थित होता है, जो ऊर्जा प्रदान करता है शुक्राणु को। और ये पूंछ वाला भाग है, टेल है ये। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार ये आपने देखा कि शुक्राणु की संरचना क्या होती है, कैसे ये गति करता है, मोशन करता है, कैसे ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है। तो इसके आगे हम चलते हैं, नेक्स्ट भाग में आएंगे दूसरा वीडियो लेकर के। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।